नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की अवधारणा के संबंध में। वर्तमान युग में स्वतंत्रता कहीं अधिक लोकप्रिय शब्द है और जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ भी लेते हैं। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने से लेते हैं। व्यवहार में चाहे स्वतंत्रता के कितने भी अर्थ प्रचलित हों, पर इन सभी अर्थों में कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, पहला नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता की धारणा को हम तभी समझ सकते हैं कि जब हम स्वतंत्रता के इन दोनों पक्षों का हमें ज्ञान हो। नकारात्मक पक्ष पर बात करें तो स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण ही लिबर्टी है, जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता। उसे सामाजिक नियमों और विभिन्न कानूनों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। इसलिए इस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के दो विरोधी पक्षों, बंधनों का अभाव और नियमों के पालन के सामंजस्य में ही निहित है, जिसकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुँचे। सीले, लास्की, मैकेंजी विद्वानों ने स्वतंत्रता की परिभाषा लगभग इसी तरह से की है। जैसे सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, वहीं प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। इसी तरह मैकेंजी भी कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। अर्थात प्रतिबंध आवश्यक हैं क्योंकि स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती, पर ये जो प्रतिबंध हैं वो उचित होने चाहिए, तर्कसंगत होने चाहिए। इन विद्वानों ने जो परिभाषाएं की वे स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को प्रकट करती हैं, परंतु स्वतंत्रता का नकारात्मक ही नहीं बल्कि सकारात्मक स्वरूप भी होता है। स्वतंत्रता का लक्ष्य होता है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास और व्यवहार में ये अनुभव किया गया है कि प्रतिबंधों के अभाव मात्र से स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कांट, फिक्टे और खासतौर पर ब्रिटेन के जो आदर्शवादी विचारक हैं टी.एच. ग्रीन ने विधिवत रूप से सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया। ग्रीन कहते भी हैं कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। इसी क्रम में ग्रीन आगे भी बताते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य है और उपभोग के योग्य है। स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास होता है, और यदि राज्य इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वतंत्रता का श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के संबंध में नियमों की व्यवस्था करता है, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती, अपितु उसमें वृद्धि ही होती है। इसी प्रकार 20वीं सदी में लास्की, गार्नर आदि विद्वानों ने भी सकारात्मकता की इस धारणा को आगे बढ़ाया है। लास्की ने कहा है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा हो। बार्कर ने भी स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया है। इस तरह सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्यमानता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। यहाँ हमें स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा पर भी बात करनी होगी, क्योंकि स्वतंत्रता की परंपरागत उदारवादी धारणा में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया है, लेकिन मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की इस व्याख्या को अस्वीकार करती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण
स्वतंत्रता की जो परंपरागत उदारवादी धारणा को बुजुर्गवा धारणा कहते हैं। मार्क्सवादी धारणा इस बात पर बल देती है कि पाश्चात्य लोकतंत्रों में जो नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो वास्तविक नहीं है। मार्क्सवादी धारणा नागरिक या राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है और इस बात पर बल देती है कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ही उन्हें सही अर्थों में स्वतंत्र कहा जा सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता से मार्क्सवादियों का आशय होता है कि सभी नागरिकों को काम का अधिकार हो, विश्राम हो, अवकाश का अधिकार हो, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और आर्थिक सुरक्षा का अधिकार हो। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है कि समाज का कोई भी वर्ग किसी दूसरे वर्ग का शोषण न कर सके। उनका मानना है कि पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों पर समाज के गिने चुने व्यक्तियों का ही अधिकार होता है और इसीलिए समाज बुजुर्गवा और सर्वहारा दो विरोधी वर्गों में बंट जाता है और ऐसे में बुजुर्गवा सर्वहारा व्यक्ति जो बहुसंख्यक है उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। मार्क्सवादी धारणा का विश्वास है कि बहुसंख्यक नागरिकों को स्वतंत्रता मात्र समाजवादी व्यवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। ही मार्क्सवादी धारणा का यह विश्वास है कि पूर्ण स्वतंत्रता जो मार्क्सवाद का आदर्श है राज्य विहीन समाज में ही व्यक्तियों को मिल पाएगी। इस तरह मार्क्सवादी अवधारणा राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करती है और आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देती है। मान के चलती है जब समाज में आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को मिलेगी तभी समाज में अन्य स्वतंत्रताओं का भी अस्तित्व हो सकेगा। स्वतंत्रता के विभिन्न रूप या विभिन्न पक्ष रहे हैं, जैसे प्राथमिक स्वतंत्रता। इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्रता को लेके पैदा होता है। जैसे रूसो कहते भी हैं कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य आशय मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। संविदावादी विचारक मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व व्यक्ति को इसी प्रकार की स्वतंत्रता थी, परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह धारणा अगर व्यवहार एक स्थिति में हम देखें तो ये मत्स्य न्याय की स्थिति हो सकती है और समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से शक्तिशाली जो व्यक्ति होंगे वो इस स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे। इसीलिए वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार मात्र इसी रूप में मान्य किया जा सकता है कि व्यक्ति समान हैं और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। जैसे व्यक्तिगत कार्यों में हम भोजन को, वस्त्र को, धर्म को, पारिवारिक जीवन को सम्मिलित कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति के स्वयं से संबंधित कार्यों में कम से कम व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी ही चाहिए। हालांकि वर्तमान में सामाजिक जीवन जटिल हो गया है और तो व्यक्ति के कौन से कार्य स्वयं उससे संबंधित माने जाएं और किसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों या सार्वजनिक रूप से पड़े, इस पर भेद करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। यह अवश्य है कि जिसका कार्य का संबंध सिर्फ किसी व्यक्ति से और जो अन्य पर प्रभाव न डालते हों उस विषय में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए। तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता, जिसका अर्थ उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति को समाज या राज्य के सदस्य होने के नाते प्राप्त होती हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है। इसीलिए ये स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती। नागरिक स्वतंत्रता भी दो प्रकार की होती है, शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदायों से स्वतंत्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से स्वीकृत की जाती है। और नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के अन्य समुदायों और मनुष्य के विरुद्ध प्राप्त करता है। यह माना जाता है कि जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होगा उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक और लोक कल्याणकारी राज्य माना जा सकता है। इसी प्रकार अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। लास्की कहते भी हैं कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार आदि।
है आर्थिक स्वतंत्रता। वर्तमान में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो और किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरों के द्वारा शोषण न किया जा सके। इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो और गंभीर आर्थिक विषमताएं समाज में नहीं हो, उनका अंत हो। का स्वतंत्रता का एक रूप राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्र की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। इस विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का अधिकार है कि वे स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे और अन्य किसी राज्य के अधीन न हो। साथ ही व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हों, पर यदि वह नैतिक दृष्टि से परतंत्र हो तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक एवं महान स्वतंत्रता है। इसलिए नैतिक स्वतंत्रता का भी अपना महत्व है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। स्वतंत्रता का ज्ञान होना ही ज़रूरी नहीं है, अपितु स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कुछ दशाओं का भी समाज में होना आवश्यक और वांछनीय है। जैसे आदर्श कानून का होना, मतलब राज्य जो कानून के द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। इस प्रकार का राज्य अगर होगा और इस तरह के कानून अगर होंगे तो स्वतंत्रता समाज में रह पाएगी। कुछ विशेषाधिकार का अंत होना, अगर किसी समाज में व्यक्ति को धर्म, जाति या संपत्ति के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो वहाँ के सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की पूर्ण रक्षा कभी नहीं हो सकती। एक अन्य आवश्यकता लोकतंत्रीय शासन का होना भी है। अगर लोकतंत्र है तो जनता स्वयं शासन करती है, स्वयं शासित भी होती है और शासक भी होती है और अंतिम सत्ता उसी में निहित होती है। इसलिए वहाँ स्वतंत्रता के हनन का भय नहीं होता। मूल अधिकार संविधान के द्वारा अगर नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तो ये भी दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसीलिए आजकल सभी देशों के संविधान में मूल अधिकारों की पर्याप्त व्यवस्था करना आवश्यक माना जाता है। स्वतंत्र न्यायालय का होना भी स्वतंत्रता के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, चाहे वह व्यक्ति के द्वारा किया गया हो या राज्य के द्वारा, अगर न्यायालय स्वतंत्र है तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। तो स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय स्वयं नागरिकों की जागरूकता है। स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक रहें और उसका अतिक्रमण होने पर उसका विरोध कर सकें। इसी प्रकार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी उपयोगी है, ताकि शक्तियाँ एक ही हाथों या एक ही संस्था में एकीकरण या केंद्रीकरण न हो पाए। साथ ही आर्थिक न्याय का होना भी स्वतंत्रता को बनाए रखने में उपयोगी होता है, क्योंकि जब तक व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि वे स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न स्वतंत्र प्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ है। यदि समाचार पत्र स्वतंत्र हैं तो उनके द्वारा प्रशासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है और ऐसे वातावरण में जनता की स्वतंत्रता की रक्षा पर्याप्त मात्रा में हो सकती है। साथ ही स्थानीय स्वशासन का भी स्वतंत्रता की रक्षा में योगदान है, क्योंकि नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने, उन्हें स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में स्थानीय स्वशासन के द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने स्वतंत्रता की अवधारणा के संबंध में बात की कि स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, उसका क्या अर्थ है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी क्या परिभाषाएं दी गई हैं, क्या इसके पक्ष हैं, स्वतंत्रता किन अन्य रूपों में भी देखी जाती है। साथ ही स्वतंत्रता का होने के लिए समाज में क्या परिस्थितियाँ या क्या दशाएं होना आवश्यक है, इन पर हमने आज बात की। आगे आने वाले वीडियो में हम अन्य अवधारणाओं पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।